तश्कील दिया गया है, जो नाम इसमें शामिल किए गए हैं, क्या आप समझते हैं कि ये चॉइसेस इस केस के हवाले से पर्टिकुलरली ये बेस्ट चॉइसेस हैं? पहली बात तो यह है कि मुझे जो ट्रायल हो रहा है, जो इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको देख के, उसको समझ के, उसकी जो आउटकम है जो उसके अंदर हो रहा है, वो तवक्को जो थी लोगों को कि अगर कोई ढंग का चीफ जस्टिस आ जाए तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो रेपुटेशन है, जो इसकी शोहरत है, उसको बहाल करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुझे खुशी है, कुछ लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि जी पता लग जाएगा, लेकिन कुछ ने कहा था कि लग पता जाएगा। फ़र्क तो आप समझ नहीं है ना दोनों चीज़ों का। तो लग पता तो जा रहा है, और आपने भी कहा था कि लग पता जाएगा, याद है? अच्छा जी, क्या कैसे लग जाएगा पता? काजी फायद ईसा साहब एज चीफ जस्टिस कहीं पर कोई टिल्ट जाहिर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ का, जो जिस शोबे का, जिस कमीशन का, जिस अदालत का जो काम है सिर्फ वो करें, सियासत ना खेलें यहाँ पर, जो पिछले कई सालों से होती रही है। वो जिन कोर्टों के हमने नाम भी रखे हुए हैं, आपको तो आप फेमिलियर हो जाना चाहिए उन नामों से। तो एक तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मिसाल के तौर पे ये आपने जो कमीशन की बात की है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि इस कमीशन को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। इसके अंदर आने हैं कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम, तो उनकी नुमाइंदगी तो होनी चाहिए ना इसमें। ज़्यादा उन्होंने कहा कि वज़ारत दिफा का एक बंदा इसमें होना चाहिए था। आप समझ रही हैं ना सारे इशारे? एनीवे, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि दिलों में बातें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, या बाहर जाके मुंह दूसरी तरफ करके बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जुर्रत पैदा करें कि जब ये कमीशन अपनी कार्रवाई शुरू करे तो उसके सामने आके सच बोलें। तो वो किसी को ये नहीं कह रहे कि ये बोलें, पहले तो मुंह में लफ्ज़ डाले जाते थे ना, और अगर कोई लफ्ज़ नहीं चबाता था उनके तो वो खुद शुरू हो जाते थे। आपको ये भी याद है, हमने ये भी देखा कि जज ही वकील थे और वकील जज थे, उलट था मामला। वो नहीं है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि काजी फायद ईसा साहब इस कमीशन से क्या तवक्कुआत रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने इसकी TOR के ऊपर काफ़ी तवील बहस भी की है, पॉइंट आउट भी किया है, कुछ नई चीज़ें सजेस्ट भी की हैं और पॉइंट्स भी क्लियर कर दी हैं। वो ये कहते हैं कि लोगों को अब सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। जो लोग जुर्रत करेंगे, जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे, उनकी बातें आके बताएंगे, तो तभी तो एक्शन इनिशिएट होगा ना उनके ख़िलाफ़। लेकिन अगर आप आज कुछ कह रहे हैं इसलिए कि प्रेशर आपके ऊपर गर्दन पे तलवार है, और कल कुछ कह रहे हैं, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई सच बोलने की ज़रूरत पैदा करें। कुछ ये नहीं कह रहे वो कि आप ये कहें। सच बोलने की ज़रूरत के हवाले से उन्होंने गेट नंबर 4 वाले भाई साहब जो हैं, उनकी भी आज काफ़ी तफरीह ली है उन्होंने। एक वक्त में उन्होंने उठ के कुछ बोलने की ज़रूरत जब महसूस की उन्होंने, वो खड़े हुए और रोस्टम की तरफ आने लगे, तो जज साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं, आपसे हमें बात नहीं करनी, हम आपके वकील से बात कर रहे हैं। तो वो जो बुखार था कि ये चंद पसंदीदा लोग जो हैं अदालतों में आके इस तरह से उनका रवैया और इनका कंडक्ट होता था जैसे अदालतें इनकी मोहताज बैठी हैं। तो वो तो आपने देख लिया, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हमने देखी, ख़ास तौर से वो जो लाइव दिखाई गई थी, उसमें मरऊब शरूब मौसूफ किसी से नहीं है, चाहे वो वकील है, चाहे वो फेलो जजेस हैं इवन। तो जहाँ उनको जो कहना है वो बवांगे दोहल कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से कहना भी चाहिए। ये तो हो गया जी एक बात। दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मुद्दा आप पकड़ नहीं रहे हैं, और वो मारूजात जिसको कह लीजिए या मफरूज़े जो हैं उस पर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जानना चाहते हैं कि ये जो फैज़ाबाद धरना था इसको स्पॉन्सर किसने किया था। आप देखें ना इस बात के ऊपर कभी किसी ने बात की इससे पहले। तो मतलब कहने के ये कि ये सारी कबाहतें जो हमारी सियासत का हिस्सा रही हैं, इनको आइडेंटिफाई करके, एक्सपोज करके ख़त्म करने की कोशिश करना मेरे ख्याल से इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। तो एक तो मैं ये बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सियासत नहीं हो रही है। दूसरा वो ये कहते हैं कि जनाब मैनू यह दसो कि ए कीता कराया किदा सी, हु वॉज द माइंड एंड द पर्सन बिहाइंड इट। ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं आप भी समझ रही हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, सबको समझ आ रही है कि किस तरफ है। अब होगा क्या? होना यह है कि ये कमीशन अगर अपनी TOR इम्प्रोवाइज़ कर ले, जैसा कि उन्होंने कहा है, इसमें वज़ारत दिफा का भी एक बंदा शामिल हो जाए, कोई ख़राबी नहीं, किसी वक्त भी हो सकता है, और वो सच कौम के सामने ले आए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई सर्विस जो है हुकूमत पाकिस्तान की, अदलिया की और अवामुन नास की नहीं हो सकती। एक जो बड़ा फ़ायदा मैं इसका देख रहा हूँ वो ये है कि आने वाला इलेक्शन जो है, जो 8 फरवरी को होगा, उसमें फिर इस तरह की दरफुंतनियाँ नहीं छोड़ी जाएंगी। ये तो आप इत्तेफाक कर लें मुझसे, एक बात। दूसरी एक बात यह है
कि जो एक ख़ास किस्म की जो तंजीमात हैं वो बना के उनसे एक ख़ास किस्म का काम लिया जाता है, ये रवाज भी अब ख़त्म होना चाहिए। इसलिए कि जो इसको बनाते रहे हैं ये उनका काम नहीं है, समझिए ना आप। तो मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि अगर ये प्रोसीडिंग्स ठीक से चली, अगर कमीशन ने अपना काम ठीक से किया, तो वो जो एक खौफ भी है सियासतदानों के दिल में कि जनाब नहीं ये इशारा कहीं और से आ रहा है, वो भी ख़त्म होगा। और एक अच्छा रवाज पड़ेगा कि सियासतदान अपने मेरिट्स पर खेलेंगे, किसी की कोवर्ट स्पोर्ट्स से नहीं खेलेंगे। ठीक, ये उसका दूसरा बड़ा फायदा होगा। ये जो इंक्वायरी कमीशन है, इसके ज़िम्मे जो पॉइंट वाइज कुछ काम लगाए गए हैं, जिनमें से चंद एक मैं गिनवा भी देती हूँ कि धरना इंक्वायरी कमीशन जो है वो साबिक आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस को बुलवाने का इख्तियार रखता है और गैर कानूनी माली इमदाद करने वालों की भी तहकीकात करेगा। फिर इस धरने के हक़ में बयान और फतवा देने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन तजवीज़ करेगा। ये तयन करेगा कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ, और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है वो इन सवालात के जवाबात कलेक्ट करने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि ये सवालात बड़े सख्त सवालात हैं और ये वो रियलिटी हैं कि जिनको हमारा मुआशरा जो है वो जिनसे निगाहें जो है वो फेर लेता है। देखिए, मेरा ख्याल ये था कि बारीक वारदात करने का हक सिर्फ मेरा है, लेकिन आप भी कभी कभी बाज नहीं आती हैं उससे। उस क्रक्स पर आप ले आई हैं जो शायद इस गुफ्तगू का एक नेचुरल आउटकम होनी चाहिए थी, या एक लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो होना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें, कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट पेश ना करना ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से शुरू हो जाइए आप, और उसके बाद बनने वाले सारे कमीशन, चाहे वो मेमो गेट था, चाहे वो बेपनाह कमीशन बने हमारे यहाँ मुख्तलिफ, उनसे कोई नतीजा कभी कौम के सामने नहीं आया। बल्कि इसके बारे में ये मशहूर हो गया कि अगर किसी चीज़ को आपने दाखिल दफ्तर करना हो या किसी चीज़ पे बकौल चौधरी शुजात साहब के मिट्टी पानी हो, तो उस पर कमीशन बना दें या इंक्वायरी कमेटी बना दें, कभी नतीजा नहीं आएगा सामने। लेकिन ये जिस रफ्तार से चल रहा है, जितने फोकस से चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसका नतीजा तो आना ही आना है सामने। अब लेकिन बुखारी साहब, मैं आपको एक इंडिकेट कर दूं कि जो ये इस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फ़ायज़ ईसा, इनके दौर में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक की गई हैं। आपको कोयटा कमीशन रिपोर्ट याद होगी। जी, मैंने आपको अर्ज़ किया ये कि ऐसा ही बंदा कोई इस रवायत को जन्म दे आगे ले जा सकता है ना, जिसकी सरिश्त में ये हो। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ बिल्कुल। अब आइए जनाब, उन्होंने उसको मैंडेट क्या दिया है? मैंडेट दिया है कि आप साबिक वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला सकते हैं, आप चीफ जस्टिस को भी बुला सकते हैं। अथॉरिटी दे दी है। ये तीनों की कोलैबोरेशन से सब कुछ हुआ था। जितनी खराबियां हमारी सियासत की इस दिहाई की हैं, वो सारी इसी दिहाई के अंदर नई नई चीज़ें हमने देखी। हमने ये देखा कि किसी का एक बुत तराश करके उसको लेके आई। हमने ये देखा कि जब वो बुत इस काबिल हुआ तो उन्हीं को आंखें दिखाने लगा, बकौल शायर के कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गद्दार वतन कहा गया, उसको मीर जाफ़र मीर सादक कहा गया। ये कभी हुआ था आपकी तारीख में पहले इससे? लिहाजा इसको रोकना है। ये भी आपको पता है, इसी दिहाई की बहुत सारी ये धरने, ये लॉन्ग मार्चेज, ये मुसलसल एहतजाज, ये इस्तिलाह तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली ये सियासत में 1958 से ऑनवर्ड्स चल रही है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जिस तरीके के धरने और लॉन्ग मार्चेज अब हुए हैं, ये हमारी सियासत का हिस्सा कभी नहीं थे। इसलिए कि ये जत्थे हैं। देखें ना, आप तारीख के लिए जा रहे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और वहाँ आपके साथ आने वाले जत्थे हमलावर हो रहे हैं, कैमरे तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ आपके सामने है ये सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि ये नई रविश जो है, इस रविश को डिस्करेज करना है जिसने पाकिस्तान की सियासत को गाली बना दिया हुआ है। ये अगर ख़त्म ना हुई तो बड़ी तबाही होगी। जो भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल रहा है, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा था, चाहे वो फ़ौज का हिस्सा था, चाहे वो अदलिया का हिस्सा था, उन सब को बुलाने का इख्तियार इस कमीशन के पास अब मौजूद है, ख़ास तौर से आज की इस प्रोसीडिंग के हवाले से। और अगर ये हुआ, जो कि मुझे यकीन है कि होगा, तो आप ये देखिएगा कि वो अपने दिफा में क्या क्या कहते हैं। तो सियासतदानों की भी लगोट कस लेना चाहिए। बात सिर्फ उन्हीं के ऊपर ख़त्म नहीं होगी, उसकी तरफ से जो फायरिंग होगी या जो गोलाबारी होगी, उससे भी बहुत सारे छुपे हुए चेहरे जो है वो सामने आएंगे। इसलिए कि मैं आपको एक सिर्फ हवाला देता हूँ कि मैं एक आर्मी चीफ से मिला, सिटिंग आर्मी चीफ से।
और मैंने उन्हें कहा कि जी, थोड़ी मेरी फ्रैंकनेस थी, उनके मेरे शफकत करते थे कि ये जो आप सियासत में आ घुसते हैं, बाज रहे हैं इससे। तो उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि जो वेटिंग लिस्ट है सियासतदानों की मुलाकात के लिए, जो रिक्वेस्टें हैं, वो ज़रा रजिस्टर बुखारी साहब को दिखाएं। यू वोंट बिलीव कि 5-5, 6-6 महीने से वेटिंग लिस्ट के ऊपर कौन से नाम थे, मैं वो लेना नहीं चाहता यहाँ पर। तो ये बिला वजह नहीं होती उनकी मुदाखलत, हम इसको प्रोवोक भी करते हैं, हम इसको इंस्टिगेट भी करते हैं और हम इसकी ख्वाहिश भी रखते हैं। यही वजह है। ये सियासतदानों में भी है, मौजूद है, और ये अवाम में भी मौजूद है। ये बिल्कुल ठीक है, ये सही कहा आपने। मैं आपको अर्ज़ करूँ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका इस वक्त हम नाम लेना नहीं चाहेंगे दानिस्ता तौर पे, ऐसी हैं जिनके बारे में ये टैग के इन्हें उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलाया था, ये मौजूद है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। अब आप खुद ही समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ जी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि मुझे आज इससे ये तवक्को पैदा हो गई है कि इंशाअल्लाह वो सब कुछ सामने आने वाला है जो आज तक नज़रों से पोशीदा था। जानते सब थे, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं था, चाहे वो मीडिया था, चाहे कुछ। और एक बात और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उस वक्त का जो मीडिया था, उस वक्त की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, पैमरा, और जो ये केबल ऑपरेटर्स थे, उनके बारे में भी ज़रा मुझे बताएं कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इतना ट्रांसपेरेंट होने जा रहा है कि हर कोई शख्स आके अपनी तो वजाहत देगा, लेकिन दूसरों के ऐब जो है वो अवामुन नास तक पहुँचेंगे, तो हम यकीनी तौर पर फिर किसी नतीजे पर भी पहुँच जाएंगे। और आइंदा के लिए इस मुल्क में सियासत में खिलवाड़ करने का रवाज जो है ख़त्म होने के इम्कानात है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। तो बुखारी साहब, ये जो तासुर है कि ये जो इंक्वायरी कमीशन है, पहले अपनी रिपोर्ट वो करेगा, 2 माह का वक्त तो दे दिया गया, लेकिन क्या आप समझते हैं जैसे एक तासुर है कि ये इस किस्म के जो मामलात हैं वो इल्तवा का शिकार होते हैं, इनके साथ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, आपको लगता है कि ये डिले नहीं? ये मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि इसके अंदर डिले की इजाज़त नहीं होगी। तो इसलिए कि द मैन सिटिंग ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर इन आवर जुडिशरी, वो इसमें किसी किस्म की बहानाबाजी या किसी किस्म के जवाज़ घड़ने की गुंजाइश नहीं देंगे। आपने देखा है कि वो किस तरह से शटअप कॉल देते हैं जब वो उन्हें ये फील हो या ये नतीजा वो अखज़ कर लें कि ये शख्स जो है ये अपना काम करने की बजाय लहदे से काम कर रहा है। तो आपने देखा है कि उनका क्या हाल वो करते हैं। क्या अमल दरामद मुमकिन हो सकता है? एब्सोल्युटली होगा। देखिए, एक और बात उन्होंने कहा कि हमने फैसला दिया था फैज़ाबाद धरने का, 9 नज़र-ए-फ़नी की दरखास्तें आ गई। और मुझे बताएं भाई, वो किसके कहने पे आई थी? और अब जो आप उसे कह रहे हैं कि हम वापस ले रहे हैं, 4 साल बाद वापस ले रहे हैं, ये किसके कहने पे कर रहे हैं आप? ये सारे सवाल जो हैं, इनके जवाबात हम सब की बैक ऑफ माइंड है, लेकिन पहली दफ़ा ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे, लोग एक्सपोज होंगे, और आइंदा के लिए पाकिस्तान की सियासत से ये फितनागिरी जो है ये ख़त्म होने का इम्कान है।